हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की दोस्तों तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है। और फ्रेंड्स, जो मूल विधि का जो सिलेबस जो आपकी साफ साफ आपके यूपीएसआई के सिलेबस में दिया हुआ है, उस मूल विधि के दोस्तों जितने भी टॉपिक्स होते हैं उस टॉपिक्स को हम एक एक करके कवर कर रहे हैं और आपके लिए बहुत ही अच्छे कंटेंट वाले, फैक्ट वाले आपके लिए वीडियोज़ ला रहे हैं। फ्रेंड्स, मूल विधि की हमारी एक प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जाके मूल विधि से जितने भी संबंधित वीडियोज़ हैं आप उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आईपीसी के दोस्तों ये भी एक टॉपिक है जो कि आपके मूल विधि में दिया हुआ है। उसके लेक्चर्स हमारे चल रहे थे, 3 पार्ट दोस्तों मेरे आ चुके थे। ये मेरा आईपीसी का चौथा पार्ट है, क्योंकि आईपीसी दोस्तों ये आईपीसी जानने के बाद आपको यूपीएसआई नहीं, जो सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षाएं दोस्तों और भी स्टेट में होती हैं, उसके साथ साथ दोस्तों आपकी जनरल अवेयरनेस जो होती है आईपीसी के बारे में, उससे भी काफ़ी बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, जितनी भी इंपॉर्टेंट धाराएं आईपीसी में होती हैं वो हम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं और इससे दोस्तों बाहर आपके कहीं भी एग्जाम में आने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर मूल विधि की जितने भी वीडियोज़ आप देखते हैं तो इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आईपीसी का पार्ट 4। तो फ्रेंड्स, हमने काफ़ी पार्ट इसमें देख लिए थे। आज हम बात करेंगे दोस्तों कई चैप्टर से बात करेंगे साथ में, जिसमें सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है वो चैप्टर 4 है, अध्याय 4 है, जिसमें कुछ सामान्य अपवाद कहे गए हैं। अपवाद मतलब क्या है कि कुछ केसेस में एक्सेप्शंस दिए गए हैं, अपवाद हैं कि गुनाह नहीं होता या फिर कोई दंड नहीं मिलता कुछ केसेस में। और वो जो सामान्य अपवाद से जो संबंधित धाराएं दोस्तों दी हुई हैं वो धारा नंबर 76 से लेकर 106 के बीच में दी हुई है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं धारा नंबर 76। धारा नंबर 76 क्या है, देखिए। तो फ्रेंड्स, धारा 76 क्या कहता है, देखिए। धारा 76 में यह है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 76 के अनुसार कोई भी कार्य जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करने के विधि द्वारा आबद्ध हो या जो तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि के भूल के कारण, सद्भाव पूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, अपराध नहीं है। फ्रेंड्स, ये देखिए धारा 76 क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक सैनिक है, वो सैनिक है और वो सैनिक के जो वरिष्ठ अधिकारी होता है उसने उसको आदेश दिया कि गोली चला दो, तो गोली चला दिया। गोली चलाने में कुछ लोग मर गए। अब दोस्तों अगर आप एक नॉर्मल देखेंगे तो गोली चलाने से मरने पे क्या हुआ कि दूसरे की हत्या हुई, तो ये हत्या का केस होना चाहिए। परंतु इस केस में क्या है, उस पे ऊपर कोई भी अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने जो आदेश माना है वो आदेश जो माना है वो अपने जो है अधिकारी का माना है, अपने जो अधिकारी है उसका आदेश उसने माना है। तो फ्रेंड्स, यही धारा 76 कहता है कि अब बेसिकली और देखिए, जैसे मान लीजिए कोई न्यायालय ने कोई आदेश दिया है ना, न्यायालय ने कोई आदेश दिया कि इसको पकड़ो, और जब पुलिस ने जब उसकी जांच की, उसने माना कि यही वो है जिसको न्यायालय ने कहा है, उसने पकड़ लिया, बल्कि न्यायालय ने किसी और को कहा था। तो बेसिकली कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर धारा 76 ये कहता है कि एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई आपका बड़ा अधिकारी है वो आपको आदेश देता है ना, पुलिस का कोई अधिकारी है वो आदेश देता है, आपने किसी को गोली चला दी, तो उस केस में ये अपवाद नहीं माना, ये मतलब गुनाह नहीं माना जाता है, इसमें कोई अपराध नहीं होता है। तो धारा 76 के अंदर एग्जाम्पल के रूप में अगर आप समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा कि ये समझ लीजिए जैसे पुलिस का कोई अधिकारी है, उसने अपने सिपाही को आदेश दिया कि गोली चलाओ, और गोली चलाने से मर गए, तो वो जो सिपाही ने गोली चलाया है उससे जो लोग मरे हैं वो एक गुनाह नहीं माना जाएगा धारा नंबर 76 के अंतर्गत। एग्जाम्पल से दोस्तों समझेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी क्लियर होगी। आप दोस्तों कुछ और इम्पॉर्टेंट धाराएं देखिए इस एक्सेप्शन में। धारा नंबर 77 में दिया है न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। आप जैसे देखो न्यायाधीश ने मुझसे मान लिया कोई जज है, उस जज ने एक आदेश दिया कि इसको मृत्युदंड दे दो, है, चाहे वो मृत्युदंड दिया वो गलत दे दिया, मान लो उसकी वजह से गुनाह, मतलब कोई गलत आदेश दिया, फिर भी वो गुनाह नहीं माना जाएगा। धारा नंबर 77 में क्या है कि न्यायाधीश कोई कार्य ऐसा कर रहा है जो कि जस्टिस के रूप में दे रहा है, कोई अपना डिसीजन बना रहा है, और वो डिसीजन मान लो गलत भी होता है और किसी को मृत्युदंड में होती है, तो वो ऐसा गुनाह नहीं माना जाएगा। ओके फ्रेंड्स, धारा 78 क्या है, न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में किया गया। अब दोस्तों न्यायालय ने किसी को आदेश दिया कि जाओ इसको पकड़ लो, हैं, और मान लो पुलिस ने उसको पकड़ लिया, तो पुलिस ने चाहे उसको पकड़ लिया है और चाहे वो गलत पकड़ा सही पकड़ा, किसी ने भी पकड़ा, हमने न्यायालय का आदेश माना है, तो न्यायालय का आदेश के रूप में कोई कार्य किया गया है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, तो वो अपराध नहीं होता है धारा नंबर 78 के अंतर्गत। ओके फ्रेंड्स, धारा 82 क्या कहता है, 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। अब 7 वर्ष से कोई भी कम साल का बच्चा है वो कोई अपराध मान लो कर देता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है।
ये भी एक एक्सेप्शन दिया है धारा नंबर 82 में। धारा 83 क्या कहता है? भारतीय दंड संहिता की धारा 83 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिनकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों को निर्णय कर सके। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो 7 साल से ऊपर है लेकिन 12 साल से उसकी उम्र कम है, लेकिन उसका माइंड उतना डेवलप नहीं है और वो कोई गुनाह करता है तो वो भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है दोस्तों। ऐसा दिया है धारा नंबर 83 में। धारा 84 क्या कहता है दोस्तों? जो कार्य किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करते समय मन की अस्वस्थता के कारण उस कार्य की प्रकृति या कि जो वह कार्य कर रहा है वह दोषपूर्वक है या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है, वह अपराध नहीं है। फ्रेंड्स, जैसे मान लिए कोई पागल है, वो पागल है, दिमाग से अक्षम है, दिमाग से इतना कमज़ोर है और वो कोई कार्य ऐसा करता है जिससे कोई गुनाह हो जाए और उसको पता ही नहीं है कि ये गुनाह है, तो बेसिकली उसके द्वारा किया गया कार्य वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसा दिया है धारा नंबर 84 में। धारा 85 दोस्तों क्या कहता है? किसी व्यक्ति द्वारा जो मतत्ता मतलब नशे में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है, कोई किया गया कार्य अपराध नहीं है। फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई आदमी नशे में है और नशे में है, उसको कोई पता नहीं वो क्या कर रहा है ना, तो नशे में किया गया कार्य दोस्तों अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ये दिया है धारा नंबर 85 में। धारा 81 क्या कहता है? कंसेंट से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर अपहित कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभावना का ज्ञान हो, तो ऐसा कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता। फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसे पता है कि इससे किसी की मृत्यु नहीं होने वाली है या कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं है ना, उससे हम जो जिसके लिए काम कर रहे हैं उससे हमने सहमति ले ली है और मान लो खुदा ना खास्ता हमें आशय नहीं था लेकिन फिर भी कोई गुनाह हो गया तो वो गुनाह की श्रेणी में नहीं आता है। कोई नुकसान उसका हो गया तो कोई गुनाह की श्रेणी में नहीं आता है। ओके फ्रेंड्स, ऐसे मान लो कोई सिंपल सा ऑपरेशन है, हमें पता है कि इस ऑपरेशन से कुछ होने नहीं वाला है, फिर भी देखिए डॉक्टर क्या होता है कंसर्न ले लेते हैं, वो क्योंकि वो कंसर्न इसीलिए लेते हैं कि हमने आपकी कंसर्न से किया है, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ये दिया है धारा नंबर 87 में। धारा 88 में दोस्तों क्या है? वही चीज़ है कि अब क्या है, देखिए किसी व्यक्ति के फायदे के लिए कंसर्न के सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिसमें मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। फिर जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, वो पेशेंट जो है हमें पता है कि पेशेंट को हमें ऑपरेशन करना ज़रूरी है, उसकी जान बचाना ज़रूरी है और उसके लिए हमने कंसर्न ले लिया, तो अब पता है कि ये इससे उनकी मौत भी हो सकती है ना, तो हमने कंसर्न ले लिया। कंसर्न लेने के बाद जैसे मान लो खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो वो भी गुनाह की श्रेणी में नहीं आता है दोस्तों। ये दिया है धारा नंबर 88 में। तो ये दोस्तों कुछ अपवाद थे जो कि इंपॉर्टेंट अपवाद और इम्पॉर्टेंट धाराएँ जो कि आपकी जो जनरल लाइफ है उससे संबंधित कुछ धाराएँ हैं। आप दोस्तों बात करते हैं निजी रक्षा की आधिकारिक धाराएं। दोस्तों ये भी देखा है तो ये चैप्टर 4 में ही आता है, मतलब जो अपवाद हैं उसी में आता है, ये निजी रक्षा के लिए अधिकार है। देखिए धारा नंबर 96 दोस्तों क्या कहता है? भारतीय दंड संहिता की धारा 96 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग की जाती है। जैसे मान लीजिए आप प्राइवेट अपना डिफेंस करते हैं और प्राइवेट डिफेंस के रूप में अगर कुछ आपसे कार्य गलत हो जाए तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि आपने अपने प्राइवेट डिफेंस में वो कार्य किया है। ये दोस्तों दिया है धारा नंबर 96 में। धारा 97 दोस्तों क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति जो अपने शरीर और संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार है धारा 99 में निहित प्रतिबंधों के तहत। दोस्तों धारा नंबर 97 में दिया हुआ है कि हर आदमी को अपने शरीर, अपनी बॉडी और अपनी प्रॉपर्टी को बचाने का अधिकार है, लेकिन कुछ कंडीशन दी है धारा नंबर 99। उस कंडीशन को लेते हुए आप सभी को जो है अपनी बॉडी और अपने प्रॉपर्टी को रक्षा करने का अधिकार होता है। दोस्तों ये दिया है धारा नंबर 97 में। धारा 98 में क्या दिया है? विकृत व्यक्ति आदि के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई अनसाउंड माइंड का आदमी है, कोई पागल आदमी है, उस पागल आदमी के खिलाफ अपनी बॉडी की आपको रक्षा करना है, तो इसमें आपका अधिकार होता है कि आप अपने किसी पागल आदमी के खिलाफ आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें, अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकें। ये दिया दोस्तों धारा नंबर 98 में, है ना। उसके विरुद्ध जो है आपको अपनी रक्षा का अधिकार होता है। धारा 99 में क्या दिया? ऐसे कार्य जिनके विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। फ्रेंड्स कुछ ऐसे कार्य दोस्तों धारा नंबर 99 में दिए हैं जिसके खिलाफ हम निजी रक्षा का मतलब ये नहीं कि निजी रक्षा के लिए आपने ऐसा कोई कार्य कर दिया, तो निजी रक्षा के लिए आप कुछ ऐसे लिस्ट हैं जिसमें निजी रक्षा के लिए वो कार्य आप नहीं कर सकते, ऐसा दिया है धारा नंबर 99 में। तो धारा नंबर 99 में दोस्तों कुछ ऐसे कार्य दिए हुए हैं जिसमें आपको उसमें राइट ऑफ डिफेंस नहीं होता है। तो राइट ऑफ डिफेंस की दोस्तों मेन डिफिनेशन दी है धारा नंबर 96 में।
अब दोस्तों बात करते हैं अध्याय 5। अध्याय 5 में कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं दुष्प्रेरणा के बारे में दी है, मतलब कि अबेटमेंट, मतलब कि बहकाव। अगर आप किसी को बहकाते हैं तो दोस्तों ऐसी जो धाराएं हैं वो 107 से लेकर 120 के बीच में दी हुई है, और ये दोस्तों अध्याय 5 में दी हुई है। तो इसमें सबसे पहला आता है धारा 107। धारा 107 दुष्प्रेरण के बारे में आता है, अबेटमेंट के बारे में आता है। अगर नॉर्मल भाषा में कहें तो बहकाना। देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अनुसार वह व्यक्ति किसी चीज़ के लिए जाने का दुष्प्रेरण कराता है जैसे जो उस चीज़ को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, या उस चीज़ को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या एक से अधिक अन्य व्यक्तियों या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में कोई कार्य या अवैध चूक हो जाती है। आप किसी लोग के साथ मिलते हैं और कई लोग के साथ मिलकर कोई ऐसा कार्य कर देते हैं जिससे कोई अवैध काम हो जाए, तो वो भी दुष्प्रेरण कहलाता है। उस चीज़ की किए जाने में किया कार्य या अवैध लोभ द्वारा जानबूझकर सहायता करता है। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई कार्य करते हैं जब पता है कि ये अवैध है, लेकिन फिर भी आप उसमें शामिल होते हैं, तो ये दोस्तों बेसिकली अबेटमेंट है। तो अबेटमेंट अगर नॉर्मल भाषा में समझें, आप किसी को बहकाते हैं कि चलो करते हैं काम, चलो हम सब मिलके ये काम करते हैं, और वो काम पता है कि सारा वो काम करने से क्या है अवैध, कुछ अवैध हो जाएगा, लेकिन आपने वो काम करने से रोका नहीं, तो बेसिकली वो आता है दुष्प्रेरण में। तो दोस्तों यूपीएससी का सिंपल क्वेश्चन बात ये पूछेगा कि दुष्प्रेरणा जो है वो जो दुष्प्रेरणा के बारे में जो चीज़ दी हुई है वो किस धारा में दी हुई है यूपीएससी के। दोस्तों इसका आंसर होगा धारा नंबर 107। अब दोस्तों जो दुष्प्रेरण आपने किया उसकी जो सज़ा है दोस्तों वो दी है 109 में। क्या दी है सज़ा? तो सज़ा दोस्तों ये है, सज़ा बेसिकली सज़ा का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 109 के अनुसार जो भी कोई किसी को अपराध के लिए उकसाता है या दुष्प्रेरित कार्य उकसाने को के परिणाम स्वरूप किया जाता है, और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए इस संहिता में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के उपबंधित है। मतलब बेसिकली जैसे मान लीजिए आपने किसी को बहकाया, और बहकाने से क्या हुआ, उसने कोई ऐसा कार्य कर दिया जो अवैध है, तो अबेटमेंट करने के लिए कोई प्रॉपर जो है दंड नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ जो कार्य अवैध हुआ है उस अवैध कार्य में जो सज़ा होती है वही आपको मिलेगी। सिंपल समझिए दोस्तों। ये भी जो अपराध होता है जमानती होता है और संज्ञानित होता है, ये मैं बता चुका हूँ दोस्तों। जो क्या अदालत जो सज़ा होती है उसके टाइप होते हैं दोस्तों, कॉग्निजेंस और नॉन कॉग्निजेंस, वो मैंने आपको बताया है पहले ही से। और दोस्तों ये अदालती कार्रवाई अपराध के अनुसार होगी। बेसिकली इसको कौन देखेगा, सेशन जज देखेगा या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट देखेगा, ये तो जो अपराध हुआ है उसके हिसाब से इसकी सज़ा भी होगी। और दोस्तों ये भी जो है समझौता करने योग्य नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, तो दुष्प्रेरणा की कोई प्रॉपर सज़ा नहीं दी है, जो गुनाह होता है उसी के हिसाब से दुष्प्रेरणा की सज़ा निर्धारित होती है। अब इससे बात करते हैं धारा नंबर 118। कहता है मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छुपाना। जैसे इसको एग्जाम्पल समझिएगा। का यह जानते हुए कि खास स्थान पर डकैती पड़ने वाली है, मजिस्ट्रेट को यह मिथ्या इत्तला देता है कि डकैती गैर स्थान पर है जो विपरीत दिशा में है पड़ने वाली है, और इस आशय से कि तद्वारा उस अपराध का किया जाना सुकर बनाए मजिस्ट्रेट को बुलावा देता है। डकैती परिकल्पना के अनुसरण में खास स्थान पर पड़ती है, का इस आधार पर अधीन दंडनीय है। बेसिकली मान लीजिए कि कोई गुनाह होने वाला है, लेकिन उस गुनाह को कोई छुपाता है। छुपाने का मतलब ये है कि वो बताता है कि जो है ये गुनाह जो है यहाँ नहीं होने वाला, वहाँ होने वाला है। जिससे कहा, जैसे मान लीजिए कोई पुलिस वाले हैं, आपको पता है कि ये यहाँ पर कोई गुनाह हो रहा है, मतलब यहाँ पर कोई सट्टा या जुआ हो रहा है। जब पुलिस वालों ने आपसे पूछा, आपने कहा कि नहीं सर जुआ नहीं, यहाँ नहीं हो रहा है, जुआ वहाँ उस गाँव में हो रहा है, तो पुलिस बेचारी वहाँ चले गई, और उससे क्या हुआ, जुआ वहाँ पर हो गया, गुनाह हो गया। तो इस अगर बाद में पता चलता है कि ये मतलब जुआ यहाँ खेला जा रहा था, तो आपके ऊपर धारा नंबर 118 के तहत आपके ऊपर जो है वो जो है अपराध से आप दोषी हो जाएंगे। और दोस्तों बेसिकली इसमें जो धारा नंबर 118 के तहत जो अपराध होता है, देखिए यदि वह अपराध किया जाता है तो उसे 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा, और यदि अपराध नहीं किया गया तो 3 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, अब धारा नंबर 218 में ये भी दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए पुलिस वाले ने आपसे पूछा कि जुआ कहाँ हो रहा है, आपने बताया कि साहब जुआ इस गांव में नहीं हो रहा है, जहाँ उस गांव में हो रहा है। अब इसमें कंडीशन है कि एक तो ये है कि गुनाह नहीं हो रहा था, आपने फालतू में जो है पुलिस वाले को बता दिया, या ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि किसी गाँव में कोई आदमी, आपका दोस्त किसी को कत्ल करने जा रहा था, आपने पुलिस वाले को पता लग गया, आपसे पूछा कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है, तो आपने बताया कि सर दोस्त यहाँ नहीं है, दोस्त किसी और गांव में है। अब 2 कंडीशन बचती है कि आपने पुलिस वाले को बता दिया, पुलिस वाले चले गए। अब जो आपका दोस्त है उसने कत्ल किया कि नहीं किया, अगर कत्ल कर दिया मतलब गुनाह हो गया और आपने झूठ बताया था, तो आपको
7 साल की कारावास होगी। और मान लो गुनाह नहीं हुआ, कत्ल नहीं हुआ, लेकिन ये पता था कि हाँ वो आया था, है ना, तो उस हिसाब से आपको 3 साल की सज़ा होगी। तो अगर पहला वाला केस है, ओके फ्रेंड्स, अगर केस पहला वाला है ना, कि बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, तो पहला वाला पे आपको जमानती नहीं है, जमानत नहीं मिलेगी, और दूसरे वाले में जमानत मिल सकती है कि अगर मान लो गुनाह नहीं हुआ है, बस आपने गलत बता दिया था। अब दोस्तों देखिए अध्याय 5A क्या कहता है, ये बताता है दोस्तों आपराधिक षड्यंत्र। देखिए दोस्तों आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है, ये दोस्तों दिया है 120 का में। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 का के अनुसार जबकि 2 या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य करें अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है लेकिन अवैध साधनों द्वारा करने का या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र में आती है। बेसिकली क्या हुआ, पहले क्वेश्चन ये पूछ सकता है यूपीएसआई में कि आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है। तो धारा नंबर 120 का में आपराधिक षड्यंत्र के बारे में दिया हुआ है। इसमें 2 लोग मिनिमम होने चाहिए और कोई अवैध कार्य करें तो उसे बोलते हैं आपराधिक षड्यंत्र। अब दोस्तों आपराधिक षड्यंत्र की जो सज़ा होती है वो क्या होती है, देखिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट अ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और रिग्रेस इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 2 ईयर और अपवर्ड्स। देखिए दोस्तों, अगर कोई आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं, है ना, तो उसमें बेसिकली क्या है कि आपको हो सकता है डेथ की सज़ा हो जाए, मतलब कि मृत्युदंड, या आपको आजीवन कारावास हो जाए, या आपको कठोर कारावास 2 साल के लिए हो जाए, या उससे ऊपर भी हो सकता है ना। अगर नहीं, देखिए ऐसे समझिए, आपने कोई आपराधिक षड्यंत्र किया और वो षड्यंत्र में क्या था, किसी को मारने की बात थी, ऐसे समझिए, आपराधिक षड्यंत्र आपने किया और वो षड्यंत्र में क्या था, किसी को मारने की बात थी, या किसी, जैसे मान लीजिए ऐसा कोई कार्य जिसमें आजीवन कारावास हो, है ना, मतलब जो आप गुनाह करने जा रहे हैं उस गुनाह की बात हो रही है। आपराधिक षड्यंत्र आपने किया कोई ऐसा काम करने के लिए, अगर वो काम हो जाता है तो उससे मृत्युदंड की सज़ा होती है या फिर आजीवन कारावास की सज़ा होती है। तो इस केस में जो आप पनिश हो गए आपराधिक षड्यंत्र के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से हो गए कि जैसे उस गुनाह का बहकावा किया है, आपने अबेटमेंट किया है, ये समझिए आप। बिल्कुल सिंपल समझिए कि आपराधिक षड्यंत्र जो होता है वो 120 का में होता है। आपराधिक षड्यंत्र का जो दंड होता है वो 120 का में दिया हुआ है। तो और कोई नॉर्मल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं तो आपको 6 महीने की सज़ा होती है। लेकिन अगर कोई ऐसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं सीरियस वाली, जिसमें मृत्युदंड शामिल है या फिर आजीवन कारावास शामिल है, तो आपको बिल्कुल उसी गुनाह के रूप में आपको सज़ा मिलेगी दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, अच्छा पहले वाले में क्या है दोस्तों, क्या है कि कॉग्निजेंस बेसिकली वो है ना, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही से कि कॉग्निजेंस क्या होता है। ऐसे ये देखने के लिए आप लोग जो मेरा वीडियो नंबर 2 है वो आप देख लीजिए कि अपराध 2 तरीके के होते हैं, कॉग्निजेंस और नॉन कॉग्निजेंस, जिसमें एक में पुलिस की वारंट की ज़रूरत होती है, एक में पुलिस की वारंट की ज़रूरत नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, पहले वाले में देखिए दोस्तों आपको बेल तो नहीं मिल सकती, लेकिन दूसरे वाले में आपको बेल मिल सकती है, ऐसा यहाँ पर दिया हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं अध्याय जो 6 है उसमें राज्य के खिलाफ कुछ अपराध दिए हुए हैं। देखिए दोस्तों धारा नंबर 121 क्या कहता है कि फ्रेंड्स, धारा 121 क्या कहता है कि धारा 121 कहता है भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के अनुसार जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा युद्ध करने का दुष्प्रेरण करेगा तो उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। आप अगर कोई भारत सरकार के खिलाफ विरोध करता है या विरुद्ध करने की रचना करता है तो उसको जो है मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सज़ा होती है दोस्तों। और ये गैर जमानती होता है, संज्ञेय अपराध होता है और सत्र न्यायालय द्वारा विचाराधीन होता है। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया पहले ही से संज्ञेय अपराध क्या होता है, असंज्ञेय अपराध क्या होता है, ये आप मेरी जो वीडियो नंबर 2 है उसमें आप जाके स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं। और दोस्तों ये भी जो अपराध होता है वो समझौता करने योग्य नहीं होता है। अब दोस्तों 120-21 से क्या कहता है, धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र। देखिए फ्रेंड्स, अगर जैसे एक तो है कि आपने कोई गुनाह किया, है ना, आपने कोई गुनाह किया, धारा नंबर 121 में क्या है कि भारत सरकार के विरुद्ध आप युद्ध करते हो, तो युद्ध जब करते हो तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा होगी। लेकिन अगर आप
कि दोस्तों अगर आप युद्ध नहीं करते हो लेकिन युद्ध करने का षड्यंत्र करते हो, तो अगर आप षड्यंत्र करते हो ऐसा करने के लिए तो आपको 10 साल तक की सज़ा या आजीवन कारावास और फाइन भी साथ में हो सकता है। और दोस्तों ये भी जो होता है ये इसमें आपको बेल नहीं मिलती है। ओके फ्रेंड्स, और ये भी संज्ञेय अपराध होता है, मतलब इसमें पुलिस को आपको गिरफ्तार करने की जो है वो मतलब वारंट की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों 124A क्या होता है, ये दोस्तों बताता है सेडिशन या राजद्रोह। देखिए अगर आप राजद्रोह करते हो, मतलब आप देश के खिलाफ कोई ऐसा गुनाह करते हो जो देश के खिलाफ होता है, तो आपको जुर्माना सहित आजीवन कारावास या 3 साल तक इस कारावास के से दंडित किया जाएगा, जिसमें जुर्माना सहित जुर्माना भी शामिल है बेसिकली। तो सेडिशन जब राजद्रोह करते हो दोस्तों, इसमें आपको आजीवन कारावास या फिर आपको आजीवन कारावास के साथ फाइन या फिर आपको 3 साल की सज़ा 3 साल की सज़ा और फाइन के साथ आपको जो है वो आपको जो है जेल हो सकती है। और दोस्तों ये भी संकेत बराबर तक कि इसमें पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी, इसमें वारंट की जरूरत नहीं है। और दोस्तों इसमें भी आपको जमानत नहीं मिलती है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं धारा नंबर 128 का होता है। फ्रेंड्स देखिए, लोक सेवक का स्वेच्छा राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना। अगर मान लीजिए कोई सरकारी आदमी है, वो किसी युद्ध में कोई कैदी इंडिया ने पकड़ा था और उस युद्ध कैदी को वो निकालने में भागने में मदद करता है, तो उस केस में भी दोस्तों उसको भी दंड मिलता है। और दंड क्या है दोस्तों, उसको भी आजीवन कारावास की सज़ा होती है, 10 वर्ष की कारावास की सज़ा होती है। और दोस्तों ऐसा भी जो अपराध होता है वो गैर जमानती होता है, संज्ञेय अपराध है और सत्य न्यायालय द्वारा विचाराधीन है। इसमें भी दोस्तों कोई समझौता करने योग्य अपराध ये नहीं होता है। 130 क्या होता है दोस्तों, धारा 130 कहता है कि ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संशय देना। जैसे मान लीजिए कोई कैदी जो है वो युद्ध का है, युद्ध में पकड़ा था इंडिया ने, उसको आप भगा दिया या फिर आपने जो है इसको शरण दे दी, तो उस केस में भी दोस्तों आपको जो है सज़ा होगी। और वो सज़ा जो होगी वो फ्रेंड्स जो आपको आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना या फिर आप पे जुर्माना लगाया जाएगा या फिर आपको 10 साल की सज़ा हो सकती है। और जो ऐसा दोस्तों अपराध होता है वो भी संज्ञेय होता है, मतलब आपको जो पुलिस पकड़ेगी उसमें वारंट की जरूरत नहीं है और दोस्तों इसमें भी बेल नहीं होती है। अब दोस्तों बात करते हैं अध्याय 7। अध्याय 7 में क्या है, थल सेना, नौसेना और वायुसेना संबंधित जो अपराध हैं। इसमें देखिए दोस्तों 131 क्या कहता है कि विद्रोह या दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना। मतलब कोई सैनिक है, उसको कोई अपना कार्य कर रहा है, आप उसको कार्य से क्या है उसको भगा रहे हो, तो उस केस में दोस्तों आपको आजीवन कारावास की सज़ा होगी या फिर 10 साल की सज़ा हो सकती है। ऐसा दोस्तों अपराध संज्ञेय अपराध है, मतलब पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी, इसमें वारंट की जरूरत नहीं है। और ऐसा दोस्तों अपराध जो है वो गैर जमानती अपराध है। 140 दोस्तों क्या है, देखिए किसी सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा उपयोग में लाई गई वाली पोशाक पहनना या प्रतीक चिन्ह धारण करना। अब दोस्तों कोई नेवी की या फिर इंडियन एयरफोर्स की या सैनिक की दोस्तों कोई यूनिफॉर्म है या फिर कोई प्रतीक चिन्ह है, आप उसको पहनते हो, तो वैसा भी करना दोस्तों अपराध होता है। इसमें दोस्तों जो सज़ा मिलती है वो 3 महीने के कारावास या 500 रुपये आर्थिक दंड होता है। लेकिन ये दोस्तों जो अपराध होता है वो जमानती होता है, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचाराधीन है। और ऐसा अपराध दोस्तों जो है वो समझौता करने योग्य नहीं होता है। अब दोस्तों बात करते हैं अध्याय 8। अध्याय 8 में क्या है दोस्तों, सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध। ये दोस्तों इससे जो संबंधित धाराएं हैं वो 141 से लेकर 160 के बीच में धाराएं होती हैं। इसमें फ्रेंड्स क्या देखिए, धारा 141 एक मिनट फ्रेंड्स, धारा 141 कर लीजिएगा, है ना। धारा 141 दोस्तों क्या होता है, अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जन समूह। देखिए 141 दोस्तों क्या होता है, 5 या अधिक व्यक्तियों की सभा को गैर कानूनी सभा के रूप में नामित किया जाएगा यदि उस सभा की रचना करने वाले व्यक्तियों का समान उद्देश्य इस धारा में दी गई सूची के अनुसार है। अगर इसे दोस्तों एक क्या है, धारा नंबर 141 में कुछ सूची दी हुई है, उस सूची के अनुसार दोस्तों अगर आप कोई गुनाह करने के लिए 5 या 5 से अधिक लोग शामिल होते हो, तो ऐसा कोई भी जो जनसमूह होता है वो विधि विरुद्ध जनसमूह कहलाता है। और वो जो कहलाता है वो 141 की धारा के तहत कहलाता है। और दोस्तों जो इसके तहत जो सज़ा दी गई है वो 143 में देखिए कि अगर आप विधि विरुद्ध कोई जनसमूह करते हो तो उसकी सज़ा क्या होती है दोस्तों, तो सज़ा दोस्तों उसकी 6 महीने की सज़ा होती है, साथ में आर्थिक दंड होता है। ये भी दोस्तों अपराध जमानती होता है, संज्ञेय होता है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचाराधीन नहीं होता है। और दोस्तों ये भी अपराध होता है वो समझौता करने योग्य नहीं होता है। 144 धारा क्या होती है दोस्तों, अगर आप कोई सभा कर रहे हो लेकिन वो सभा में दोस्तों आप हथियार लिए हुए हो, यहाँ पे क्या था, हथियार नहीं था, आप अगर हथियार भी लिए हो दोस्तों तो उस केस में जो सज़ा जो होती है वो 2 वर्ष की कारावास होती है। और ये भी दोस्तों, लेकिन ये अपराध जमानती होता है, संज्ञेय होता है और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणा नहीं होता है। लेकिन ये भी दोस्तों अपराध जो है समझौता करने योग्य नहीं होता है। ऐसा दिया है दोस्तों धारा नंबर 144 में।
अब दोस्तों बात करते हैं धारा नंबर 146। ये दोस्तों उपद्रव करना, जैसे मान लो अब रायोट होता है ना, उपद्रव करना। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के अनुसार जब कभी विधि विरुद्ध जनसमूह के समान उद्देश्य को अभियोजित करने के में उस विधि विरुद्ध जनसमूह या उसके किसी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जनसमूह का हर सदस्य उपद्रव करने का अपराध होता है। उपद्रव जानते हैं दोस्तों आप क्या होता है? तो धारा 146 में उपद्रव करने के बारे में कहा गया है, राइट करने के बारे में कहा हुआ है। और जो इसकी दोस्तों सज़ा है वो क्या है? इसमें 2 वर्ष का आपको कारावास होता है। ये दोस्तों सज़ा दी है धारा नंबर 147 में 2 वर्ष का कारावास होता है, आर्थिक दंड भी होता है। ये दोस्तों अपराध जमानती होता है, संज्ञेय होता है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणा नहीं होता है। और इसमें जो अपराध दोस्तों होता है वो समझौता करने योग्य नहीं होता है। अब दोस्तों बात करते हैं धारा नंबर 159 में क्या दिया है? इसमें दंगा के बारे में दिया है, एफ्रे। देखिए धारा नंबर यहाँ पे जो है, धारा नंबर जो है 146 में उपद्रव के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पर दंगे के बारे में दिया हुआ है। दंगा देखिए यहाँ पर 2 या 2 से अधिक लोग अगर किसी लोक स्थान में किसी पब्लिक प्लेस में जाके वहाँ की शांति को भंग करते हैं दोस्तों, तो वो दंगा कहलाता है। और दंगा करने की जो सज़ा होती है दोस्तों, वो भी जो है 1 महीने की सज़ा होती है और 100 रुपये का दंड होता है। ये भी दोस्तों अपराध जमानती होता है, संज्ञेय होता है और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणाधीन होता है। और ये भी दोस्तों समझौता करने योग्य नहीं होता है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं जो और थी। और इसके बाद दोस्तों मेरा एक आखिरी वीडियो आएगा आईपीसी पे, जिसमें हम सारे फिर इंपॉर्टेंट धाराएं हम कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स ये पूरा आईपीसी का सीरीज़ जो है, ये किसी भी एग्जाम आपका हो, ये मैंने बहुत अच्छी तरह से आपके सामने ले आया है। इसमें प्रॉपर फैक्ट्स हैं, कोई भी चीज़ छोटी नहीं है, इंपॉर्टेंट जितनी धाराएँ होती हैं और ये पढ़ लिया तो आपने सारे एग्जाम जो होते हैं, किसी भी एग्जाम हो, आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।